आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी जो आज के मुख्य वक्ता हैं, उनको आमंत्रित करने का आपने अवसर दिया। आपका बहुत बहुत शादीबाद। और आज जैसा कि सुबह बताया गया था कि आज 1639वां दिन है आज योगाहार कार्यक्रम का। आदरणीय हमारे आलोक भैया ने वो बताया था। और आज की मुख्य वक्ता चीफ गेस्ट के रूप में जिनका नाम हम सब जानते हैं और जिनके बारे में भी हम सब जानते हैं, परिचय की मोहताज नहीं है, और हर योगाहार परिवार की चिंता करने वाले हम सबकी वरिष्ठ मार्गदर्शक और कुशल योगाचार के हमारे बीच में कई उन्होंने योग क्लासें भी ली हैं और हमेशा हम सबकी चिंता करने वाली आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी, जो आहार यज्ञ होम्योपैथिस्ट आयुर्वेदाचार्य, जो अब दिल्ली से है और भोपाल से भी है, दोनों जगह से हैं। आपका आज का विषय है रोग अनुसार आहार तथा रोग अनुसार योगासन, बीमारी पर का समाधान। आपका मार्गदर्शन है, तो हम सब लोग ध्यान से सुने। और अगर आप लोग एक कॉपी और मतलब डायरी और नोट भी रख लें कि जो उनके द्वारा उपाय बताया जाता है वो हम लिख भी लें और इसको अपने सवाल भी करें। जिसके पास परिवार में कोई समस्या है, निसंकोच सचिव वैद्य गुरु, ये जो हमारे वैद्य है, गुरु हैं, इष्ट है, भगवान है, उनसे कभी कोई चीज छुपाना नहीं चाहिए। और परिवार में अगर कोई किसी की समस्या है तो निश्चित उसका समाधान आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी द्वारा किया जाएगा। तो आप मैं आमंत्रित करता हूँ, सम्मान के साथ आप आएं और आज के इस योगाहार कार्यक्रम में अपना मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। सादर प्रणाम। ओम जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबको प्रणाम। समस्त योगाहार परिवार में उपस्थित आज के हमारे सारे एक्सपर्ट योगी जनों को मैं प्रणाम करती हूँ। हमारे पूर्व में 6 दिन से 1 हफ्ते से जो हमारे आदरणीय रमेश भाई साहब ने योग करवाया, आसन करवाए और बहुत विधिवत सारी बातें बताई, उन सब के लिए मैं बहुत बहुत अभिनंदन उनका। बहुत उसके साथ में आज के योगाचार्य एक्सपर्ट, बहुत एक्सपर्ट योगाचार्य हमारे पटेल भाई साहब का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अभिनंदन। और समस्त योगाचार्यों के अंदर विराजमान उस गुरु सत्ता को प्रणाम करती हूँ, जिसके कारण हम सब इतनी सुबह प्रतिदिन नियम से 5:30 बजे सब उपस्थित होकर सब साथ में मिलते हैं और एक शुद्ध मन से, प्रसन्न मन से, आत्मा से प्रसन्न होकर एक दूसरे के प्रति बहुत सद्भाव रखकर जो हम मिलके और योग करते हैं, उसके कारण सब स्वस्थ हैं। उस स्वस्थता को भी प्रणाम करती हूँ और सर्वप्रथम परमपिता परमेश्वर को साष्टांग प्रणाम करते हुए मैं अपने समस्त गुरुजनों को सादर नमन करते हुए आज के मुझे जो आज आमंत्रित किया उसके लिए धन्यवाद देने के साथ साथ मैं अपना विषय आरंभ करती हूँ। समय समय पर बात होती रहती है हमारे सत्रों में, योगा में और आहार के बारे में कई विद्वान लोग बता भी चुके हैं, बताते रहते हैं। हमारे आदरणीय वैद्यराज जी, मनोहर लाल जी के द्वारा भी आहार के विषय में हमेशा बताया गया है। और जो भी बीमारियां हैं या जो रोग है वो केवल और केवल आहार के अनियमितता के कारण ही पैदा होते हैं। आहार ही बीमारी है और आहार ही स्वास्थ्य है। इसलिए आहार के ऊपर हमें बहुत अधिक ध्यान देना होता है। और अगर आरंभ से ऋतुचर्या के अनुसार, हमारे अपनी प्रकृति के अनुसार, हमारे अपने स्वास्थ्य के अनुसार, हमारी अपनी उम्र के अनुसार, हमारे अपने कार्य पद्धति के अनुसार
और किस प्रकार की हमारी दिनचर्या है, किस प्रकार का हम दैनिक कार्य करते हैं, हम मानसिक कार्य कर रहे हैं, शारीरिक कार्य कर रहे हैं या अन्य सब प्रकार से मिक्स कार्य कर रहे हैं, उन सब के आधार पर हमारा आहार यदि रहता है तो फिर रोग रूपी राक्षस तो फिर कभी हमारे पास आ ही नहीं सकता। ये एक मुख्य बात हमें ध्यान में रखना होता है कि सबसे पहले हमें आहार की ओर ध्यान देना है। अब वर्तमान समय में आजकल हमारी आदरणीय और स्नेही रंजना दीदी ने बोला था कि आप आहार के ऊपर विषय ले लीजिए, और पिछले 2-3 दिनों के अंदर कुछ इसी प्रकार के प्रश्न भी किए गए थे लिवर से संबंधित और जोड़ों के दर्द से संबंधित। तो उसी विषय को मैं आरंभ करते हुए, उन्हीं बातों को आरंभ करते हुए मैं आहार के ऊपर कुछ अपना प्रकाश डालती हूँ कि देखिए, लिवर जो है सबसे मुख्य हमारा अंग अवयव है पाचन संस्थान का। पाचन संस्थान ही हमारी जो अगर स्वस्थ रहती है तो फिर किसी प्रकार के रोग आने का प्रश्न नहीं होता। हमारे महाराज जी परम पूजनीय रामदेव बाबा जी भी हमेशा बोलते हैं कि मध्य प्रदेश स्वस्थ रहेगा तो हम स्वस्थ रहेंगे। मध्य प्रदेश अर्थात हमारा पेट, और पेट में मुंह से लगा के मल द्वार तक अर्थात पाचन संस्थान में मुख से लगाकर मल द्वार तक कई अंग अवयव हैं जो हमारी पाचन संस्था को सुधारते हैं या पाचन के लिए जिम्मेदार हैं। और वो जो सारे अंग हैं वो अपनी इच्छा से चलते हैं, वो अनैच्छिक हैं, वो ऐच्छिक नहीं है। ऐच्छिक यानी हमारे शरीर में 2 प्रकार की मांसपेशियां हैं और 2 प्रकार के अंग अवयव हैं, और उन सबको कंट्रोल करता है हमारा मस्तिष्क। तो जो किसी भी प्रकार कोई भी संस्था है, वो पाचन संस्था मुख्य है, उसके साथ में जितनी भी संस्थान है, सर्कुलेटरी सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, रिप्रोडक्टिव सिस्टम और साथ में एक्सक्रीटरी सिस्टम, सभी सिस्टम जो है वो नियंत्रित होती हैं केवल और केवल हमारे मस्तिष्क से, ब्रेन से। और मस्तिष्क ही मास्टर है। मस्तिष्क में भी आप पहले भी सुन चुके हैं कि जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती है, मतलब नलिका विहीन ग्रंथियां होती हैं, वो नलिका विहीन ग्रंथियों के माध्यम के से जो हार्मोन प्रोड्यूस होते हैं, उन्हीं हार्मोन के द्वारा हमारे शरीर की सारी संस्थान जो संचालित होती हैं। और जो ऐच्छिक और अनैच्छिक की जो मैं बात कर रही हूँ, तो ऐच्छिक अर्थात जो हम अपनी इच्छा से हिलाते डुलाते हैं, अपनी इच्छा से जो कार्य करते हैं, हमारे मन में जो विचार आया उस विचार से हमने अपने कोई भी क्रिया कर ली, चाहे वो मानसिक हो चाहे वो शारीरिक हो, तो वो ऐच्छिक कहलाएंगी। हालांकि उनके ऊपर भी ब्रेन का ही नियंत्रण होता है, मस्तिष्क का ही नियंत्रण होता है, किंतु फिर भी हमारे मस्तिष्क में जो विचार आता है उस विचार से हम उस कार्य को कर सकते हैं। परंतु अंदर के जो अंग अवयव हैं, जिनको हम वाइटल ऑर्गन्स कहते हैं, मतलब जीवन चलाने वाले ऑर्गन्स हैं, अर्थात ब्रेन, हृदय, फेफड़े, पेट, स्टमक, किडनी, सारे जो इस प्रकार के जो अंदर के अंग अवयव हैं, वो अनैच्छिक होते हैं, यानी वो अपनी इच्छा से चलते हैं। वो हमने कह दिया कि हमने अब खाना खा लिया तो हमारा पेट चालू हो जाए, या हमने भोजन कर लिया परंतु वो पचे ना, वो अंदर उसमें क्रिया ना हो, ऐसा नहीं हो सकता। वो सारे नियंत्रित होते हैं हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड, हाइपोथैलेमस ग्लैंड और ब्रेन से। तो अब ये जो अनैच्छिक क्रियाएं हैं, हमारी अनैच्छिक क्रियाएं उनकी अपनी इच्छा के साथ 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 में प्रकृति के अनुसार चलती हैं। यानी प्रकृति में जो क्रिया चल रही है, सूर्य देवता के अनुसार, चंद्रमा के अनुसार, 9 ग्रहों के अनुसार, जो प्रकृति में वातावरण चल रहा है उसके ही अनुसार हमारे शरीर की क्रियाएं चलती हैं। यानी जो ब्रेन है, जो हमारा मस्तिष्क है, जो हमारा हाइपोथैलेमस है, जो हमारी पिट्यूटरी ग्लैंड है, वो सूर्य की रोशनी के से नियंत्रित होती है।
तो सोचिए आप कि हमारा जो शरीर है, हमारी जो प्रकृति है, हमारा जो ये 5 तत्वों से बना हुआ शरीर है, ये कितना ज्यादा नियंत्रित है इस प्रकृति से, क्योंकि वो भी 5 तत्वों की बनी हुई है। तो हमें सबसे पहले हमें अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए, हमें स्वस्थ रहने के लिए उस प्रकृति के नियमों का पालन करना बहुत आवश्यक है। उसकी मानना चाहिए वो क्या कह रही है। अब उस प्रकृति के अनुसार हमारा शरीर भी 5 तत्वों से बना है और शरीर की भी प्रकृति है। 3 प्रकार की प्रकृति है, वात, पित्त और कफ। उसी प्रकार से 3 प्रकार की जो वात, पित्त और पित्त की जो प्रकृति है, उसी के अनुसार आयुर्वेद या प्राकृतिक चिकित्सा या होम्योपैथी, इन सब के अनुसार हमारे पाचन संस्थान के लिए, मैं अभी पाचन संस्थान पर ज्यादा ध्यान दे रही हूँ, उसके अनुसार हमारी पाचन संस्थान के लिए भी कुछ नियम बने हुए हैं कि किस प्रकृति के अनुसार कौन सा भोजन किया जाए, किस प्रकृति के अनुसार किस समय में कौन सा भोजन किया जाए, किस ऋतु में कौन सा भोजन किया जाए। जो हमारे भारतवर्ष में 6 ऋतुएं, वैसे मुख्य रूप से 3 ऋतुएं हैं, ठंड, ग्रीष्म और वर्षा, और उन तीनों को भी 6 ऋतुओं में 6 में बांटा गया है। तो वो जो 6 ऋतुएं हैं उनमें 2-2 महीने का डिवीजन है, 2-2 महीने का को बांटने से बटा हुआ है। तो वो बीच के 2 महीने कौन से होते हैं, जब बरसात और ग्रीष्म और वर्षा जब मिलती हैं तो बीच के 2 महीने, उसके बाद में वर्षा और ठंड जब मिलती हैं तब बीच के 2 महीने, और उसके बाद में जब ठंड और पुनः गर्मी मिलती है तब बीच के 2 महीने। तो इन 2-2 महीनों में और इन ऋतुओं के अनुसार ही जब हम साथ में अपनी प्रकृति के अनुसार जब भोजन पदार्थ लेते हैं, तब हमारी पाचन संस्था सही काम करती है। अदरवाइज वो चूंकि अनैच्छिक है, वो अपनी इच्छा से चलती है, तो हमारा मन नहीं मानती। वो कहती है कि आपने जैसा भोजन लिया है उसके अनुसार हम कार्य करेंगे, समय के अनुसार अगर आपने भोजन लिया तब हम कार्य करेंगे, समय के अनुसार नहीं लिया तो हम कार्य नहीं करेंगे। यानी जो दैनिक घड़ी है उसके साथ में एक पूरी घड़ी भी है, जो सर्कुलेटरी सिस्टम के अनुसार जो चलती है, जैविक घड़ी। जैविक घड़ी भी सूर्य के रोशनी से नियंत्रित होती है, जो पहले भी आप इस विषय पर कई बार सुन चुके हैं। हमारे आदरणीय वैद्य जी ने भी बताया है और मैंने भी कुछ शायद बीच बीच में कभी बताया है, या और भी हमारे जो विद्वान हैं वो आहार पर जब बात करते हैं तो जैविक घड़ी की अवश्य बात करते हैं। अब वो जैविक घड़ी के बारे में भी आप लोग सब जान चुके हैं, सारे योगाचार्य हैं, इतने सालों से सब योग रोज कर रहे हैं, तो इन सब विषयों का तो आपको ज्ञान है। तो ये जो मोटी मोटी बातों से मैंने अपना आज का विषय आरंभ किया, उसके साथ में मैं चालू करती हूँ कि इन दिनों में अब हमारी पुनः ये जो संधि काल था, मतलब वर्षा और शिशिर ऋतु का जो संधि काल था, अर्थात हेमंत ऋतु थी, शरद ऋतु थी, वो समाप्ति पर है। और अब क्या आरंभ होगी, शिशिर अर्थात ठंड की ऋतु। तो जैसे पहले बताया कि वर्षा ऋतु में हमारी अग्नि मंद हो जाती है, ग्रीष्म ऋतु में अग्नि मंद हो जाती है, अर्थात हमारा पाचन संस्थान कमजोर हो जाता है। और वो कमजोर भी किस हिसाब से होता है, अपनी प्रकृति के अनुसार। जिसकी वात प्रकृति है वो ज्यादा ज्यादा परेशान हो जाते हैं, उनकी पाचन संस्था, उनकी अग्नि सार क्रिया जो है वो ज्यादा कम हो जाती है। जो पित्त प्रकृति के हैं उनका पित्त बढ़ जाता है, उनकी पित्त प्रकृति बढ़ने के कारण अलग प्रकार के रोग होते हैं। और जो वात प्रकृति के हैं उनको अलग प्रकार के रोग होते हैं। तो ये वात, पित्त और कफ, ये तीनों प्रकार की जो प्रकृति होती है, उसी के उनकी प्रकृति के अनुसार उस ऋतु में उस प्रकार के रोग होते हैं। वात को जॉइंट्स पेन होंगे, जोड़ों का दर्द होगा, और पाचन संस्था तो कमजोर हो ही जाती है। पित्त वालों को स्किन डिजीज होगी, त्वचा के रोग होंगे अंदर से, क्योंकि गर्मी बढ़ जाती है, पित्त बढ़ना अर्थात गर्मी बढ़ जाना, वात बढ़ना अर्थात वायु बढ़ जाना, और कफ बढ़ना अर्थात कफ बढ़ जाना, कफ प्रकृति अर्थात कफ।
ये बहुत भाग्यशाली हैं हम जो सुबह दिनचर्या के अनुसार, जैविक घड़ी के अनुसार सुबह 4 बजे, 4:30 बजे जागरण लेकर और अपने यम नियम का पालन करने के बाद योग और आसन करते हैं तो प्रकृति सम रहती है। वात पित्त कफ प्रकृति सम होती है, किसी भी प्रकार का एक विषम अवस्था नहीं आती। तो जब विषम अवस्था नहीं आती है, उसके अनुसार ही हम आहार भी जब लेते हैं तो हम स्वस्थ रह सकते हैं। उस ऋतु में जो रोग होने वाले होते हैं वो उनसे हम बचे रहते हैं। तो अब पुनः बात आई कि शिशिर ऋतु आरंभ हो रही है। अब इस शिशिर ऋतु में अगर हमारी प्रकृति सम है, वात पित्त कफ की प्रकृति हमारी सम है, हमने अपने को सम रखा है, तो पाचन संस्थान मजबूत हो जाती है, मतलब अग्नि हमारी तीव्र हो जाती है, हमारे जल्दी पचने की अवस्था आ जाती है और पाचन संस्था मजबूत हो जाती है, सब चीज को आराम से हजम कर जाती है, हजम कर सकते हैं। कुछ भी हम भोजन ले तो वो जल्दी पच जाता है और उसके साथ साथ अग्नि तेज होने के कारण वो चाहती भी है कि हमें अच्छे पौष्टिक पदार्थ मिले। तो आप इस बात को भी सब जानते हैं कि ठंड की जो ऋतु होती है वो कहते हैं कि स्वास्थ्य बनाने की ऋतु है। स्वास्थ्य इसी ऋतु में बना लीजिए तो हम साल भर ठीक रहते हैं। अर्थात इस ऋतु में अपनी प्रकृति के अनुसार पौष्टिक पदार्थ हम ले शुरू सुबह से, तो वो जल्दी हजम होते हैं, जल्दी पचते हैं और उसके अनुसार भूख भी जल्दी लगती है। तो चूंकि यहाँ पर पाचन संस्थान हमारी मजबूत हो जाती है तो हमें गुरु पदार्थ अर्थात देर से पचने वाले पदार्थ लेना चाहिए, अर्थात भारी पदार्थ लेना चाहिए। वो क्या होते हैं? इस ऋतु में हमें मीठे, ज्यादा से ज्यादा मीठे पदार्थ, नमकीन पदार्थ और तेलीय पदार्थ अर्थात तले हुए पदार्थ। आप सब जानते हैं कि दिवाली के समय में हमारे यहाँ सब पकवान बनते हैं, मीठा भी बनता है, तला हुआ भी बनता है, नमकीन भी बनता है और बहुत शौक से हम उन सब पदार्थों को प्रभु को भोजन का भोग लगाकर अर्थात माँ लक्ष्मी को, प्रभु गणेश को और सब देवताओं को, जो हमारे नए पदार्थ इन दिनों में नया अन्न आता है, नव धान्य आता है, उन सबको अन्नकूट के दिन सबको मिक्स करके बना के और उसको लिया जाता है, उसका प्रसाद लिया जाता है और ये 5 दिनों में पांचों देवताओं की पूजन किया जाता है। धन्वंतरी अर्थात स्वास्थ्य के देवता को सबसे पहले पूजा जाता है, उसके बाद में अपने स्वास्थ्य को ठीक करने के लिए यम देवता को, नरक के देवता को, उनको पूजा जाता है, कुबेर को पूजा जाता है, लक्ष्मी जी को पूजा जाता है, गणपति जी को पूजा जाता है और फिर उसके बाद अन्नकूट बनाया जाता है। अर्थात ये जो नवधान्य आया है इन सबको पहले समर्पित करते हैं प्रभु को और उसके बाद में उसको लेना आरंभ करते हैं। यानी यहाँ पर हमने मानसिक रूप से भी हम तैयार हो गए कि हमने नवधान्य को, नए पदार्थों को जो हमारी भूमि माता ने हमें दिए हैं, उन सबको पहले उन्हें समर्पित करके बाद में हमने उनको ग्रहण किया। और उसके साथ में जब हम इस प्रकार से मानसिक रूप से उस चीज को ग्रहण करते हैं तो फिर वो कैसा भी हो, कभी कभी वो हमारी प्रकृति के विरुद्ध भी होता है, तब भी हम उसे पचा लेते हैं, हजम कर लेते हैं। तो यहाँ पर अब शिशिर ऋतु में हमें कैसे पदार्थ लेना है? मीठे पदार्थ, दूध से बने हुए सारे पदार्थ, फिर ऐसे पदार्थ, ऐसे भोज्य पदार्थ जो इस ऋतु में आना चालू हो गए हैं। जैसे सबसे पहले आंवला। आंवला तो एक ऐसा पौष्टिक फल है जो नवजीवन प्रदान करता है। सबको पता है कि वो कथा कि कैसे च्यवन ऋषि ने अपनी ओल्ड अवस्था को, अपनी वृद्धावस्था को नव यौवन में परिवर्तित कर लिया था और तभी से उसको, उससे च्यवनप्राश का जो नाम पड़ा है आयुर्वेद में, वो उसी लिए कि च्यवन ऋषि के नाम से है, च्यवनप्राश का सेवन किया जाता है। तो आंवला सबसे अधिक पौष्टिक पदार्थ है और उसमें सबसे बड़ा गुण क्या है कि उसके जो विटामिन हैं, विटामिन सी उसमें जो होता है वो किसी भी तरीके से उसको उपयोग किया जाए वो नष्ट नहीं होता। उसको गर्म कर ले, उबाल ले, धूप में रख ले, सुखा ले,
किसी भी प्रकार से उसका उपयोग करें तो विटामिन सी उसका नष्ट नहीं होता है, या थोड़ी बहुत मात्रा कम भी हुई तो फिर भी वो हमारे शरीर के लिए बहुत ज्यादा लाभकारी होता है। तो आंवला, उसके साथ में सारे अनाज अर्थात गेहूं, चना, मूंग, उड़द, बाजरा, मक्का, ये सारे जो पदार्थ, जो अन्न है, धान्य है जिसकी गर्म प्रकृति है, उन गर्म प्रकृति वाले धान्यों को इस मौसम में लेना चाहिए। उससे हमारी पाचन संस्था जो चीज चाहती है, मतलब ठंड रहने के कारण क्या चाहता है हमारा शरीर कि गर्म पदार्थ लिया जाए, तो ये जो सारे अन्न है इसमें गर्मी की तासीर होती है, तो इन सब अन्न से, धान्य से बने हुए पदार्थों को लेना है। अब ये भी सब लोग जानते हैं, हमारे सारे दीदी, सारी जो बहनें हैं और सब बुजुर्ग हैं और सब इस ज्यादातर जो मध्य अवस्था के हैं, आयु वर्ग के हैं और बुजुर्ग आयु वर्ग के हैं, उन सबों ने इन सब बातों को जाना है कि ठंड में क्या खाना चाहिए, गर्मी में क्या खाना चाहिए और बरसात में क्या खाना चाहिए। तो अब लड्डू बनाकर, हलवा बनाकर, बादाम और ड्राई फ्रूट्स का हलवा, बादाम और खसखस और सभी प्रकार के ड्राई फ्रूट्स के लड्डू, उड़द की दाल के लड्डू, मूंग की दाल के लड्डू, आटे के लड्डू और सब मिक्स लड्डू, मतलब कहने का कि मीठे पदार्थ, और वो भी पौष्टिक और साथ में रुचिकर। क्योंकि चाहे प्रकृति कैसी भी हो, चाहे हमें मना किया हुआ हो, चाहे हम डायबिटीज वाले हों या मधुमेह के रोगी हों, उसके बाद भी लड्डू का, गुलाब जामुन का, रसगुल्ले का नाम आके तो मुंह में पानी आ ही जाता है। अर्थात हमें, हमारा शरीर इन मीठे पदार्थों को चाहता है, और चाह के जब जब चाहना होती है तो फिर वो पचना भी हो जाता है। तो मधुमेह के रोगियों को भी अगर सीमित मात्रा में ये मीठे पदार्थ लिए जाएं अपनी प्रकृति के अनुसार, अपनी रोग के अनुसार, तो वो नुकसान नहीं करते हैं। फिर उसके साथ गुड़, शहद और दही। दही को ऐसा माना जाता है कि दही ठंडा होता है, परंतु दही ठंडा नहीं होता। दही की जो प्रकृति होती है वो गर्म होती है। तो ठंड की ऋतु में दही का भी सेवन अवश्य करना चाहिए, क्योंकि उसमें ऐसे बैक्टीरिया होते हैं जो पाचन में बहुत लाभकारी होते हैं। फिर उसके साथ में सब्जियों में, जो इस ऋतु की सब्जियां हैं, इस ऋतु में सारी सब्जियां आती हैं। गोभी, पत्ता गोभी, ब्रोकली, वर्तमान समय में ये सारी इन दिनों में भी आ रही थी, मतलब वर्षा ऋतु में भी आती हैं ये सारी सब्जियां, आने वर्तमान समय में आने लगी, क्योंकि उसको केमिकल्स के द्वारा और पेस्टिसाइड्स के द्वारा और उस प्रकार का वातावरण करके मतलब उनको पैदा किया जाता है, परंतु वो नेचुरल नहीं होती, वो प्राकृतिक नहीं होती, उनको अप्राकृतिक रूप से तैयार किया जाता है। वो हमारे लिए बहुत नुकसानदायक होती है, वो हमें फायदा नहीं करती, जीभ का स्वाद जरूर दे देगी, परंतु आपने सब जानते हैं इस बात को कि ये जो सब्जियां हैं, गोभी, टमाटर, आंवला, या अपने लोग कहना चाहिए लौकी, परवल, टिंडा, बैंगन खास करके, तो और प्याज, लहसुन, अदरक, ये सब भी जिनको कि तामसिक कहा जाता है, किंतु इस ऋतु में इनको अवश्य लेना चाहिए। जो ये अवश्य, ये सही है कि जिन्होंने, जो जैसे जैन जैन है, या जो कहना चाहिए योगाचार्य है, या जो केवल सात्विक भोजन ही करते हैं, वो लहसुन, प्याज और इसका सेवन नहीं करते हैं, क्योंकि उसके कारण मानसिकता बिगड़ती है। परंतु यदि हम सीमित मात्रा में इन सब का प्रयोग करें तो वो हमारे लिए, पाचन संस्थान के लिए लाभकारी होता है। और स्पेशली वात और कफ प्रकृति वालों को तो अदरक, लहसुन, प्याज का इस समय में, इस मौसम में सेवन करना ही चाहिए। इसके साथ में तेलीय पदार्थ, तेल में तले हुए पदार्थ, पकोड़े, भजिए, पकोड़े, इस प्रकार के जो तले हुए पदार्थ, कई अलग अलग रीजन में, अलग अलग क्षेत्रों में, साउथ में अलग, वेस्ट में अलग, नॉर्थ में अलग, अपने देश की प्रकृति, देश के मौसम के अनुसार जहां जहां जिस जिस प्रकार का
की मौसम होती है उस हिसाब से वहां का भोज्य पदार्थ ट्रेडिशनल जो बना हुआ है उसमें ये सारी चीजें का त्योहार इस बहुत ज्यादा प्रचलित है आरंभ से, और अब तो पूरे देश में इसको मनाया जाता है। इसमें आपने देखा होगा कि जो भोज्य पदार्थ बनते हैं, जो प्रसाद बनता है, उस सब में तले हुए पदार्थ अवश्य होते हैं, साथ में सारे धान्य होते हैं, सारे फल होते हैं और सारी सब्जियां होती हैं। तो यहाँ जो हमारी ट्रेडिशनल, जो हमारी पारंपरिक ऋतुएं, पारंपरिक विधियां बनी हुई है भोज्य पदार्थों में, वो सब बहुत साइंटिफिक हैं, वो बहुत ऋतु के अनुसार और हमारी प्रकृति के अनुसार होती है, इसलिए उन सब का सेवन हमें अवश्य करना है। उसके साथ पानी के बारे में जब पूछा जाए, अच्छा फिर और साथ में तिल्ली और मूंगफली, ये दो ड्राई फ्रूट्स ऐसे हैं कि सब प्रकार की गर्मी का जो तासीर होती है, तो तिल्ली और मूंगफली में वात और कफ को खत्म करने की तासीर है। तो तिल्ली और मूंगफली के साथ में गुड़ की चिक्की खाने का भी बहुत सब है ही, सब जानते हैं इस बात को कि इन चीजों की चिक्की बनती है और वो भी बहुत ही लाभकारी होती है। उसके साथ पानी, गर्म पानी, गर्म यानी गर्म नहीं, गुनगुना पानी, गुनगुने पानी का सेवन करना चाहिए। गुनगुने पानी का सेवन करने से जो हम ये पदार्थ लेते हैं, जो हम ये तैलीय पदार्थ लेते हैं, जो हम गुरु पदार्थ लेते हैं, जो भारी पचने वाले पदार्थ लेते हैं, जो लेना ही है, उसके साथ में गुनगुना पानी पीने से उन सब को का जो अगर नुकसान करने वाला कोई तत्व है तो वो लाभकारी हो जाता है, पच जाता है। कोई भी तेलीय पदार्थ खाने के बाद में, भजिए, पकोड़े, लड्डू खाने के बाद ठंडा पानी कभी नहीं लेना चाहिए, हमेशा गुनगुना पानी लेना चाहिए, चाहे उनकी प्रकृति कैसी भी हो, वात प्रकृति हो, कफ प्रकृति हो या पित्त प्रकृति हो। किंतु तैलीय पदार्थ लेने के बाद ठंडा पानी या तैलीय पदार्थ खाने के बाद आइसक्रीम, जो भी हमारे बच्चों को बहुत आदत है और हमारे युवा वर्ग को भी आदत है कि चाहे ठंड हो चाहे कोई भी मौसम हो, आइसक्रीम अवश्य खाना है। किंतु इस ऋतु में आइसक्रीम खाइए, वो भी नुकसानदायक नहीं है, किंतु वो भी सीमित मात्रा में अपनी प्रकृति के अनुसार, और साथ में कौन सा भोज्य पदार्थ हमने ग्रहण किया है उसके साथ हमें ठंडे पदार्थ, मतलब तैलीय पदार्थ और गर्म लेने के बाद में ठंडे पदार्थ नहीं लेना। इन बातों का ध्यान अवश्य रखना है। शिशिर ऋतु है, सब कुछ खाना है, इसका मतलब ये नहीं कि नियम विरुद्ध खाना है, उसके साथ विरुद्ध प्रकृति के भोजन को भी ध्यान में रखना है कि किसके साथ क्या नहीं खाना, अर्थात दूध के साथ दही नहीं, नमक के साथ दूध नहीं। बहुत से ऐसे पदार्थ जैसे बैंगन, अरबी और गोभी, ये जो भारी पदार्थ होते हैं, भारी जो भोज्य पदार्थ हैं, इनके साथ में आपको दूध या दही नहीं, दूध नहीं लेना होता है। तो ऐसे जो विरुद्ध आहार है उसकी भी बहुत बड़ी लिस्ट है, तो विरुद्ध आहार का ध्यान रखना है। उन विरुद्ध आहार को, पदार्थ को अगर हम लेंगे तो फिर चाहे हमारी पाचन संस्था कितनी भी मजबूत हो, वो उसको सहन नहीं करेगी और तब हमारे रोग होंगे। तो बात हो गई कि शिशिर ऋतु के अनुसार हमें किस प्रकार का भोजन लेना है। अब बात आती है कि जब हम इस प्रकार विरुद्ध आहार या विरुद्ध प्रकृति के अनुसार विरुद्ध आहार लेते हैं तो रोग कैसे होते हैं। जैसे कि मैंने बात आरंभ की कि पाचन संस्थान में सबसे मुख्य अवयव है हमारा लिवर, यकृत, जो हमारे पेट में दाहिनी ओर स्थित है, और वो एंडोक्राइन ग्लैंड भी है, एंडोक्राइन वो एक्सोक्राइन ग्लैंड है, अर्थात वो नलियों के द्वारा अपने पाचक रस पाचन संस्थान में देने वाला अंग है, और सबसे मजबूत है, सबसे बड़ा है, साइज में भी वो सबसे बड़ा है और सबसे मुख्य अवयव है। तो लिवर ही सबसे पहले खराब होना चालू होता है जब हम विरुद्ध प्रकृति के अनुसार या पाचन संस्थान की विरुद्धता के अनुसार जब हम भोजन लेते हैं तो लिवर ही सबसे पहले अफेक्ट होता है। और वो लिवर कहता है कि मुझे ये ऐसे नहीं चाहिए,
तो वो धीरे धीरे उसका जो कार्य पद्धति है वो धीमी होने लगती है। वो काम करना, उसका जो कार्य पद्धति है वो जो पाचक रस प्रोड्यूस करती है वो पाचक रस वो नहीं देती, और उसके कारण हमारा जो हमने भोजन लिया है वो सही रूप से पचता नहीं है। जब सही रूप से पाचन नहीं होगा तो अपक्व भोजन रह जाता है, हमारे शरीर का अपचन रह जाता है भोजन, और वो ही आगे चला जाता है इंटेस्टाइन्स में, आंतड़ियों में। और आंतड़ियों में जब अनपच भोजन जाएगा तो वहां पर उसका प्रॉपर सही तरीके से अवशोषण नहीं होगा, यानी जो उसके न्यूट्रिएंट्स हैं, उसके जो पोषक तत्व हैं, उनका शोषण नहीं होगा, अवशोषित नहीं होंगे। और जब वो अवशोषित नहीं होंगे तो हमारी जो इंटेस्टाइन्स में जो कार्य होना चाहिए वो ना होके आगे बड़ी आंत में, मतलब वो अपचन भोजन बड़ी आंत में पहुंच जाता है, और फिर बड़ी आंत में पहुंचने के बाद वो वहां पर जाके सड़ने लगता है, जिसके कारण कब्ज होने लगती है। वो मल द्वार के द्वारा निकलता नहीं, क्योंकि वहां की जो मूवमेंट, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट जिसको कहते हैं, यानी आंतड़ियों में जो मूवमेंट होती है उसको पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बोलते हैं मेडिकल लैंग्वेज में। तो वो आगे नहीं बढ़ाती ठीक से, वो मंद हो जाती है। उसके कारण जो भोज्य पदार्थ है जो खाया है हमने, अपचन, वो आगे नहीं बढ़ता और वहां जाके जमने लगता है। तो जब लिवर गड़बड़ होता है तो सबसे पहले जो रोग चालू होता है वो होता है कॉन्स्टिपेशन या कब्ज। और जब कब्ज होने लगती है तो जहां कब्ज हुई फिर वहां तो सैकड़ों रोग होते हैं। सारे रोगों का कारण कब्ज ही है, और कब्ज होने का कारण लिवर या यकृत का कार्य न करना है, सही रूप से कार्य न करना है यकृत का। और कब्ज जब हो जाती है तो फिर धीरे धीरे वो बवासीर अर्थात पाइल्स में परिवर्तित होने लगता है। आप लोग सब जानते हैं, प्राकृतिक चिकित्सा के बारे में सबको नॉलेज है, हमारे सारे योगाहारी हैं और सब योग कर रहे हैं कि जब प्राकृतिक चिकित्सा में या नेचुरोपैथी में या होम्योपैथी में या आयुर्वेद में भी जब रोगी की जांच की जाती है, रोगी के लिए जब डायग्नोसिस किया जाता है तो सबसे पहले पूछा जाता है कि आपको कब्ज है क्या। और कब्ज ना भी हो तब भी सबसे पहले कब्ज का ही इलाज किया जाता है, यानी पेट साफ ही किया जाता है, एनीमा ही दिया जाता है। प्राकृतिक चिकित्सा में सबसे पहली क्रिया जो होती है पंचकर्म में, उसमें एनीमा की क्रिया की जाती है, क्योंकि वहां पर कब्ज है और कब्ज होने के कारण ही सारे रोग पैदा हुए हैं। तो यहाँ बात आएगी हमारी लिवर की, और फिर धीरे धीरे वो होता है लिवर की जब कार्य पद्धति धीमी हो जाती है तो फैटी लिवर। वर्तमान समय में फैटी लिवर का नाम सब सुन रहे हैं, और अगर देखा जाए तो 60-70% रोगियों को फैटी लिवर है। फैटी लिवर हो ही जाता है। फैटी लिवर अर्थात फैट, वहां फैट जम गया है। फैट को पचाने का काम मुख्य रूप से लिवर ही करता है। लिवर से पित्त प्रोड्यूस होता है जो पित्ताशय के द्वारा आता है। पित्ताशय एक थैली है, उसका भी नाम आप लोग सब जानते हैं कि लिवर के अंदर एक गुब्बारे नुमा छोटी सी थैली होती है जिसको पित्ताशय कहते हैं, जिसको गॉल ब्लैडर कहते हैं। वहां पर पित्त एकत्रित होता है और वो पित्त अल्कलाइन होता है, वहां जाकर वो नली के द्वारा पेट में, स्टमक में यानी आमाशय में पहुंचता है। और जब हम भोज्य पदार्थों का जो हमारा चिकनाई वाला पदार्थ है, वो चिकनाई जो पदार्थ होता है वो पित्त के द्वारा ही पचता है, उसके लिए पित्त आवश्यक होता है। और पचने के बाद वो पेप्सिन में बदल जाता है, यानी वो एंजाइम इधर से आपके जो पेनक्रियाज है, पेनक्रियाज से 3 प्रकार के रस आते हैं, एंजाइम्स आते हैं। वो पेनक्रियाज जो है वो एंडोक्राइन भी है और एक्सोक्राइन भी है। एंडोक्राइन यानी वो हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है, इंसुलिन और कार्टिसोल नाम का हार्मोन प्रोड्यूस करता है, और साथ में रेनिन, पेप्सिन और एक और है प्रोटीन को पचाने वाला। ये तीनों प्रकार के एंजाइम भी वो देता है, और ये तीनों प्रकार, और पित्त जो है वो पित्त लिवर से आता है।
तो ये सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स मिलके हमारे भोजन तत्व के जो 6 अंग, जो 6 तत्व हैं, कार्बोहाइड्रेट मतलब कार्बोज, उसके बाद प्रोटीन, उसके बाद फैट, ये 3 मुख्य हैं। उसके बाद मिनरल्स यानी खनिज तत्व, और उसके बाद विटामिन, और उसके बाद जल। तो ये जो 6 तत्व हैं, इन 3 उसमें से जो तीनों तत्व है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट, इन तीनों तत्वों को और साथ में जो मिनरल्स यानी खनिज तत्व है, इन सबको पचाने के लिए ये डिफरेंट मिनरल्स एंजाइम्स और हार्मोन ये सब आते हैं आपके स्टमक में, पेट में, और वहां पर ये भोजन पचता है। तो फैटी लिवर हो जाता है जब फैट प्रॉपर रूप से नहीं पचता। तो जब वो नहीं पचेगा तो अब लिवर सबसे ज्यादा क्या काम करता है? लिवर काम करता है स्टोरेज का। स्टोर हाउस है हमारा लिवर, स्टोर हाउस है हमारी हड्डियां, स्टोर हाउस है हमारी मसल्स, ये सारे स्टोर हाउस है। और इन स्टोर हाउसेस ने अपने अपने क्षेत्र बना रखे हैं कि हमें क्या स्टोर कर लेना है। तो लिवर स्टोर कर लेता है चिकनाई को, चिकनाई को लिवर स्टोर कर लेता है, और उसके कारण धीरे धीरे जब ज्यादा स्टोर हो जाता है, मतलब हम मात्रा से अधिक जब हम फैट लेते हैं, मात्रा से अधिक जब हम कार्बोहाइड्रेट लेते हैं, कार्बोज लेते हैं, मात्रा से अधिक जब हम प्रोटीन लेते हैं, तो ये सारे जो है वो लिवर में स्टोर हो जाते हैं। और जब लिवर में ये सारे स्टोर होते हैं तब लिवर फैटी होने लगता है। यानी अब ये लिवर क्या करता है, जब स्टोर हाउस में जिनके पास जब स्टोर है सब चीजें, जब आवश्यकता पड़ती है तब ये पुनः उसको उस रूप में पाचन पाचक तत्व के रूप में प्रोड्यूस करके वो फिर से देता है। परंतु जब तक ओवर होता है मतलब मात्रा अधिक होगी तो वो स्टोर होता है, और उसके कारण लिवर बढ़ते जाता है, फैटी लिवर हो जाता है। फिर उस समय भी अगर हमने अपने आहार पर ध्यान नहीं दिया, उस समय भी अगर हमने चिकनाई पदार्थ या सारे ये पदार्थ हम लेते जाएंगे तो वो स्टोर हाउस में एक समय ये आता है कि वो इतना स्टोर हो जाता है कि उसके बाद में वो कह देता है कि अब मेरी क्षमता खत्म हो चुकी है। और जब वो क्षमता खत्म हो जाती है तब उसका असर पड़ता है हमारी एक्सक्रीटरी सिस्टम पर, अर्थात किडनी पर और हार्ट पर और स्टमक पर। और फिर जैसे पहले बीच में बताया कि कब्ज जब होती है तो कब्ज होती है तो जब सड़ने लगता है तो गैसेस बनती है। तो वो जो गैस बनती है वो गैस हमारे मार करती है विभिन्न अंगों पर, अलग अलग सारे शरीर में वो गैस घूमती है और दर्द करती है। और पेट स्टमक हमारा बाईं तरफ होता है हार्ट के नीचे, तो जब वहां गैस बनती है तो वो इधर से लिवर ने, इधर से यकृत ने अपना काम बंद कर दिया कि भाई मैं तो सही तरीके से मैं ओवर टाइम काम नहीं करूंगा, तो उसने अपना काम खत्म कर दिया। इधर पेट ने, चूंकि वहां के एंजाइम्स पाचक रस नहीं आ रहे हैं तो यहाँ पे भोजन ठीक से नहीं पच रहा है, तो पेट ने भी अपना काम करना कम कर दिया, वहां गैसेस बन गई, कब्ज बन गई। वो गैस फिर मार करती है हार्ट पर, क्योंकि हमारे हृदय के नीचे ही स्टमक होता है लेफ्ट साइड में, तो वो गैस इधर मार करती है। तो कंफ्यूजन क्या होता है कि हमें हार्ट डिजीज हो गई, और फिर दुनिया भर के सारे टेस्ट होने लगते हैं, और मानसिक रूप से ये हो जाता है कि हम हार्ट पेशेंट हो गए। और हार्ट पेशेंट हो गए ये जब ब्रेन समझ लेता है, हम ब्रेन को बार बार बोलते हैं कि हम हार्ट पेशेंट हो गए, हम मधुमेह के पेशेंट हो गए, हम फैटी लिवर के पेशेंट हो गए। इस प्रकार की जब मानसिकता बनने लगती है तो वो ब्रेन कहता है, वो ब्रेन में हमारे क्या है, जो हमने स्टोर किया वो वहां ब्रेन में भी स्टोर होता रहता है। थायराइड, मैं बीच में नाम ले लूंगी थायराइड का, क्योंकि आप जरूर बोलेंगे कि ये एक जगह से कूद के और लिवर से कूद के किडनी पे पहुंच गई और किडनी से पहुंच के हार्ट पे पहुंच गई, परंतु कूद लगाना पड़ता है, कूदना पड़ता है, कारण ये अंग भी सब कूदते रहते हैं, सब एक दूसरे के सहयोग से काम करते हैं, कोई भी अकेला काम नहीं करता है। और जब एक बिगड़ता है, जब मुख्य मास्टर बिगड़ता है तो वो मास्टर कहता है कि भाई हमारे ऊपर बहुत अत्याचार हो रहा है। अत्याचार किसके द्वारा हो रहा है? हमारी जीभ के द्वारा। जीभ किसके द्वारा अत्याचार कर रही है? हमारे मन के द्वारा, हमारी इच्छा के द्वारा।
ये इच्छा को नियंत्रित करना ही वैसे तो योग यही सिखाता है कि हमारी इंद्रियों पे कंट्रोल करिए। तो ये जीभ जब हमारी अनियंत्रित हो जाती है, तब इसके अनियंत्रित होने के कारण जो हमारे मास्टर अंग हैं, जो हमारा ब्रेन है, जो ब्रेन के बाद में फिर सारा हमारा लिवर है, स्टमक है और किडनी है, ये सारे अंगों को ऑर्डर मिल जाता है कि भाई अनियमितता चल रही है, इसलिए अपने अपने कामों को शांत कर दीजिए, आप सब बैठ जाइए चुपचाप। और यही कारण है कि सारे रोग पैदा होते हैं। तो अब जो फैटी लिवर की बात चल रही थी, तो फैटी लिवर इसी कारण होता है कि वहां पर फैट और कार्बोहाइड्रेट उस सबका स्टोर हो जाने के कारण वो वहां के सेल्स जो है वो डैमेज होने लगते हैं। और वो सेल्स डैमेज होकर धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते जब ये रोग जब बढ़ता है, फिर एसाइटिस हो जाता है। एसाइटिस यानी पेट में पानी भरने लगता है। अब ये तो बहुत क्लिष्ट रचना है। हमारे शरीर जो बना है ना, इस ईश्वर ने, भगवान ने जो इस शरीर के अंदर जो केमिस्ट्री, जो केमिस्ट्री का लेबोरेटरी, जो फिजिक्स की लेबोरेटरी, जो इंजीन, जो सारे कारखाने दिए हैं, वो इतने क्लिष्ट रचना है कि मेडिकल साइड में भी अभी तक भी उसको, उसकी जानकारी मुश्किल से 10% हुई है। 10% से भी ज्यादा अभी उसकी जानकारी नहीं है, इतने रिसर्च हो जाने के बाद भी। ये अवश्य सत्य है कि हमारे ऋषि मुनियों ने उस जमाने में हजारों साल पहले योग और समाधि, योग और यम नियम, आसन, प्राणायाम, ध्यान, धारणा, ध्यान समाधि के द्वारा बहुत सारी जानकारी ले ली थी। और वो सब जानकारी लेने के कारण ही हमारा शरीर किस प्रकार से चलता है, मतलब वो जो इनविजिबल चीजें हैं जो आज मेडिकल साइंस नहीं देखता है, हमारे चक्रों को मेडिकल साइंस माइक्रोस्कोप से नहीं देखता है, हमारी 72,000 नाड़ियों को माइक्रोस्कोप से मेडिकल साइंस नहीं देखता है, वो कहता वो इनविजिबल है। परंतु उन ऋषि मुनियों के द्वारा वो विजिबल थे, और इसीलिए उन्होंने जो सारे नियम बनाए, उस विजिबिलिटी को उन्होंने देखा अपनी योग शक्ति के माध्यम से। उन्होंने अपनी वो तीसरी आंख के माध्यम से उन सबको देखा था, और तब उन्होंने वो सारे शास्त्र लिखे। सारे ऋषि पतंजलि के द्वारा जो हम सारा ये सब चलता है, और आज हमारे वर्तमान ऋषि मुनियों ने उन सबको फिर से प्रसारित करना आरंभ किया है। वो बहुत बड़ी हमारे लिए इतना बड़ा वरदान है कि जिसके कारण हम स्वस्थ रह सकते हैं। तो कहने का मतलब कि हम अपने स्वास्थ्य को सही रखने के लिए, लिवर को सही रखने के लिए नियम के अनुसार चलें, अपनी प्रकृति के अनुसार चलें, आयुर्वेद के अनुसार चलें, योग के अनुसार चलें। और योग में केवल और केवल व्यायाम नहीं, योगासन करें, हम आसन करें, प्राणायाम करें, धारणा, ध्यान जब हम करेंगे तभी हम योग का असली अर्थ पर, असली उसके शीर्ष पर पहुंच सकेंगे। और जब हम योग के शीर्ष पे पहुंचते हैं तब हम स्वस्थ रहते हैं। कैसे स्वस्थ रहते हैं? तीनों प्रकार से, मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से, सामाजिक रूप से और आध्यात्मिक रूप से। तो हमें अपने सारे अंगों को, अंग अवयव को स्वस्थ रहने के लिए मिताहार, ऋत भुक, हित भुक और मित भुक, ये 3 नियमों का पालन करना है। ऋत भुक अर्थात ऋतु के अनुसार, हित भुक अर्थात अपनी प्रकृति के अनुसार और नेचर की प्रकृति के अनुसार, मतलब मौसम के अनुसार, और मित भुक, ऋत भुक, हित भुक और मित भुक, यानी मित हमारे थोड़ा लेना चाहिए, जो भी हमारी भूख है उससे कम लेना चाहिए। इस प्रकार हम रहेंगे तो ना कोई हमारा फैटी लिवर होगा, ना हमें मधुमेह होगा, ना हमें किसी प्रकार की हार्ट डिजीज होगी, ना हमें हजारों लाखों रुपया डॉक्टर्स को देना पड़ेगा, हॉस्पिटल्स में लगाना पड़ेगा। हमारी तो एक हमारे योगाहार परिवार से और हमारे योगा के जो संचालक महोदय हैं, संचालिका महोदय, और जो हमारे वरिष्ठ योगाहार परिवार के जो हमारे सदस्य हैं, उनसे हमारा एक आत्म निवेदन है कि
ऐसी भी वो धारणा चलाई जाए, ऐसी भी एक बात चलाई जाए कि हॉस्पिटल्स जो एक से एक बड़े बड़े अस्पताल बनते जा रहे हैं ना, उसके बजाय बड़े बड़े आध्यात्मिक सेंटर्स बनना चाहिए, जहां पर सही रूप से व्यक्ति को स्वास्थ्य मिल सके, सही स्वास्थ्य मिले, और वो सही स्वास्थ्य मिलके वो जो हमारा उद्देश्य है, हमारा मतलब जन्म सिद्ध अधिकार है स्वस्थ रहने का, तो वो जन्म सिद्ध अधिकार हमें हॉस्पिटल्स में, अस्पतालों से प्राप्त नहीं होगा, मंदिरों से और आध्यात्मिक जगह से, सेंटर से ही हमें प्राप्त होगा। इतना कह के मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। मैंने समय ज्यादा ले लिया है, कुछ हमारे भाई बहनों के भी प्रश्न होंगे, तो यदि मैं उसका समाधान कर सकी तो अवश्य करूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। ओम। जी ओम, बहुत अच्छी जानकारी आज स्वास्थ्य के प्रति आपने दी है। आपका हृदय से आभार। और निश्चित रूप से आप जो है हमेशा हमारे योगाहार सदस्यों के लिए कुछ भी जो परेशानी हो उसमें आप सलाह देती हैं, और आपकी सलाह के अनुसार हमें लाभ मिलता है। आपको नमन। जी ओम। धन्यवाद। हाँ जी, आदरणीय रंजना जी संचालन करें। और आज के हमारे आदरणीय डॉक्टर कुसुम भारद्वाज जी दीदी ने जो बताया, ऋत भोग, हित भोग, मित भोग, और इसी में जैसा आपने कहा है कि जो अस्पताल की बेड बढ़ाने को सरकार अपना विकास कह रही है। अभी हमने हाल ही में देखा कि मध्य प्रदेश में 200 बेड हर जिले के अस्पताल में बढ़ा दिए हैं, उसको विकास कर रहे हैं, उसको बधाई दे रहे हैं लोग। हमने लिखा है कि अस्पतालों में बेड बढ़ाना विकास नहीं है, ये तो क्लियर हो रहा है कि आपको पता है कि हमारे लोग बीमार होंगे और बीमार होकर के हमें उनको अस्पताल में दवा कराना पड़ेगी, इसलिए आप अस्पतालों का विकास कर रहे हैं। जब आपको पता है तो उसका समाधान क्या है? समाधान बेड थोड़ी है, समाधान तो जो है उसमें आप जो है डॉक्टरों को बढ़ा रहे हैं, उसको कर्मचारियों को बढ़ा रहे हैं, बेड बढ़ा रहे हैं, ये तो समाधान नहीं। समाधान है कि हम योग, आयुर्वेद, स्वदेशी, भारतीय शिक्षा बोर्ड, जिस प्रकार से हमारे लोगों में संस्कार आए, और आहार पर विशेष काम किया जाए। सरकार जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और सात्विकता संस्कार कैसे हों, सत्संग जो किए जाते हैं उनमें भी हम जो है सरकार ऐसे काम करे कि जो सुबह से योग कराए और बुद्धिजीवियों को बुलाए। ये हमने अभी पोस्ट में लिखा है, उसमें टैग भी किया है सीएम वगैरह को। और जैसा आज दीदी ने सुझाव दिया है, इसको भी अपन लिखते हैं। सभी लोग जो सोशल मीडिया उपयोग करते हैं अपने अपने स्तर से ये चर्चा जरूर करें कि हम जो है इस प्रकार के जो है कार्यक्रम चलाएं। सरकार जो है अस्पतालों की जगह जो है आध्यात्मिक संस्थान स्थापित करे, जिससे बदलाव आएगा। विचारधारा बदलेगी तभी जो है व्यक्ति को बदला जा सकता है, बिना विचारधारा के नहीं बदला जा सकता है। आपने जो मार्गदर्शन दिया बहुत बहुत धन्यवाद। और आपका, और निश्चित आपका मार्गदर्शन तो बहुत महत्वपूर्ण रहता ही है। किसी भाई बहन का कोई सवाल हो तो हैंड रेस करके और आप अपना सवाल कर सकते हैं। कोई समस्या हो पारिवारिक, वो भी पूछ सकते हैं। जी हो। शरीर विज्ञान पर आधारित और आहार के बारे में मिला ज्ञान है आज, अद्भुत ज्ञान मिला है आज, क्योंकि आज हमें पढ़ा और समझा रही थी आदरणीय डॉक्टर भारद्वाज। ओम प्रणाम। बहुत सुंदर। आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी संचालन करने का कष्ट करें। ओम। रमेश चंद्र जी मेहरा जी ओम। का हैंड रेज है जी। जी ओम। मैं दीदी से ये पूछना चाहता हूँ कि वर्तमान में बच्चों को जो खान पीने की आदत है वो बहुत गलत हो रही है, उन्हें उन आदत से कैसे छुड़ाया जाए? जी ओम। जी ओम, बहुत सही है आपका प्रश्न और आपके विचार तो हैं। और ये बहुत चल रहा है कि बच्चों की जो खान पान की आदत है वो कुछ अपनी बुद्धि से, या कहना चाहिए अपने तरीके से, जो घर की महिलाएं हैं, जो माताएं हैं, जो बहनें हैं,
वो ही सुधार सकती हैं। जो दादी नानी है, अगर घर में कोई बुजुर्ग हैं जो उस जी महत्व को जानती हैं, तो वो अपनी बुद्धिमत्ता से इस प्रकार के भोज्य पदार्थ, इस प्रकार की चीजें बनाएं रसोई घर में। देखिए, हमारा रसोई घर तो पूरा चिकित्सालय है। रसोई घर ही चिकित्सालय है। मैं तो कहूंगी कि रसोई घर में यदि रसोई बनाने वाले या बनाने वाली जो हमारी दीदियां हैं, जो बहनें हैं, वो यदि इस न्यूट्रिशन का ज्ञान रखेंगी, तो वो निश्चित रूप से इस प्रकार के बच्चों को जो चाहिए, अब क्या है, बहुत कॉमन आजकल जो है पिज्जा। पिज्जा जो है और उसके अंदर ऊपर जो ये सारी चीजें, चीज वीज ये सब डाली जाती है, उसके बदले उसी पिज्जा को, और मैंने ऐसा देखा भी है कई घरों में भी, मुझे जानकारी है कि उसी पिज्जा को अपने तरीके से घर में उस तरीके से बनाएं। और छोटे बच्चे जो हैं, सबसे मुख्य बात है, जब बच्चों को जब स्वाद चालू होता है, ग्रहण करना चालू होता है 1.5-2 साल की उम्र से ही, उसी समय से उनके स्वाद पर कंट्रोल किया जाए, उसी समय से उनके ऊपर इस प्रकार का बंधन रखा जाए। उनकी जो एक आदत होती है बच्चों की, कि थोड़ी कुछ कहानी के रूप में या किसी प्रकार का लालच देकर या किसी प्रकार के बहुत इंटरेस्टिंग, बड़े रोचक तरीके से कोई चीज बनाकर जब हम उनको खिलाते हैं, तो उसको ग्रहण करते हैं। तो ये पूरा की पूरे जो जिम्मेदारी है वो हमारी रसोई घर मैंने बहनों पे ही होगी कि वो किस तरीके से उनकी आदतें बदल सकते हैं। दूसरा, कुछ बड़े बच्चे जो है, मैं मानती हूँ कि 3-4 साल के बच्चों को तो हम उस प्रकार से आदत डाल सकते हैं। एक मैं उदाहरण बता रही हूँ, चूंकि वो मेरे ही घर का उदाहरण है, इसलिए बात याद आ गई कि मेरी बेटी, मतलब नातिन जो छोटी थी, तो यहाँ दिल्ली में रहते हैं, सब बर्थडे वगैरह का तो बहुत ज्यादा चलन है, और हर घर में जाके वही मैगी, और अब तो बहुत साल हो गए, वो तो अब बड़ी हो गई हैं, नहीं, मैं पिछले 7-8-10 साल पहले की बात बता रही हूँ, कि वो मैगी खाना है और पिज्जा खाना है, ये सब है। तो और खास करके ये अपना जो जो भी फास्ट फूड है, तो वहां बाहर जाके तो खाते थे। अब क्या होता है कि उनको एकदम मना करें कि नहीं नहीं खाना, तब भी बच्चा रिवोल्ट करता है, उसके अंदर हीन भावना आती है कि भाई सब तो खाते हैं, हमको क्यों नहीं खाने दिया जाता। तो मेरी बेटी ने उसको आदत डाली थी कि देखो, ये कुछ भी खाए ना, मैगी हम तुमको घर में बना के खिलाएंगे, जरूर खिलाएंगे, पिज्जा भी खिलाएंगे, पर पता है इसके पहले क्या करना पड़ता है? इसके पहले एक रोटी खाना पड़ती है। एक रोटी खाओ, उसके बाद में आप मैगी खाओ, तो वो बहुत फायदा करती है। छोटे से थे जब बच्चे, तो उसको इस प्रकार समझाया। उनकी इतनी आदत हो गई कि वो बाहर भी, बाय चांस वो बाहर भी जाते थे, तो अगर वो सामने अगर मैगी आ गई, तो बोले आप कैसे खाएं, पहले तो रोटी चाहिए, तो रोटी पहले। अब उसके पीछे क्या साइकोलॉजी थी कि पहले रोटी चली जाएगी पेट में, तो वो नुकसान नहीं करेगी, मतलब आधा पेट तो उनका वैसे ही भर जाएगा, फिर वो उस चीज को, फास्ट फूड को ज्यादा नहीं खाएंगे। एक बात हो गई। दूसरी, जब पहले कोई भी चीज, तो मजा तब आया जब मुझे तब पता चला, जब वो मेरे पास भोपाल आई और कहा मुझे कि नानी हमको तो, नानी आप मैगी बनाते हो? तो अब नाना जी तो लोग रहते हैं, वो तो जरा ज्यादा ही कहते हैं, हाँ हाँ बिल्कुल, तुम्हारी इच्छा का सब बनेगा बेटा, ऐसा कुछ नहीं है, मम्मी ने कुछ नहीं दिया तो यहाँ तुमको सब बनेगा। तो हमने कहा ठीक है, मैगी बना देंगे। तो मैगी बना, तो वो बोली नानी पहले रोटी तो बना दो। मैंने कहा क्यों? तो बोले पहले मम्मी रोटी देती है, उसके बाद ही मैगी खाना चाहिए, उसके पहले। ये एक छोटा सा मैं उदाहरण बता रही हूँ आपको। तो इस प्रकार से हम बच्चों में आदत डालें। अब स्वाभाविक है, जो बड़े हो गए बच्चे, जो 10-12 साल के, जिनको आदत पड़ गई है, उनको हम समझा के, हम उनको स्वास्थ्य, जब वो तो कुछ समझ सकते हैं, उनको स्वास्थ्य के विषय में बता के, समझा के, और उनके तरीके से, वो जिस नेचर के हैं, उनका स्वभाव जान के, उनका नेचर जान के, उनको हम थोड़ा सा मोल्ड कर सकते हैं। ये उदाहरण मेरे घर में तो हो चुका है, इसलिए मैं पता नहीं, मैं शायद कह रही हूँ, हो सकता है कि कोई दूसरी बहनों के लिए वो मुश्किल लगे। अतिशय सुंदर, बहुत सुंदर उदाहरण दिया कुसुम दीदी। और मुझे लगता है रमेश चंद्र मेहरा जी भाई साहब का समाधान हो चुका है, क्योंकि बच्चों को कैसे हम थोड़ा सा अलग दिशाओं में मोड़ ले, ये जरूरी है। और मैं भी ऐसे ही कुछ प्रयोग करती हूँ अपने घर में भी, जैसे आपने कहा
तो चलिए आगे हमारा दूसरा हैंड राइज है प्रणाली मराठी जी का। तो प्रणाली जी, आप स्वागत है आपका। ओम, बहुत बहुत धन्यवाद कुसुम दीदी, रंजना दीदी, आपने बच्चों के लिए जो ध्यान दिया, उसी प्रकार हम भी, मेरा बच्चा बहुत बड़ा हुआ है, लेकिन इसी प्रकार ही संस्कार करते हैं तो उनकी जो चाहत है वो बदलने में कुछ हम सहायता कर सकते हैं। तो आपने जो बोला कि गांव-गांव में ऐसे केंद्र होने चाहिए, अस्पताल के सिवाय संस्कार केंद्र, योगा के केंद्र। तो मेरे मन में ऐसा विचार आया कि योगाहार तो आज बहुत बड़ा एक मंच है, तो योगाहार से ही क्यों न ऐसा सुझाव जाए भारत सरकार की तरफ, कि ऐसा हर एक गांव में, हर एक तहसील में, हर एक जिले में ऐसा एक केंद्र हो जाए कि जहां से भारतीय संस्कृति का पुनरुत्थान हो जाए। वहाँ औषधि पेड़ लगाए जाएंगे, गौशाला भी होगी, ऐसा व्यायाम, योग प्राणायाम सिखाया जाएगा, अच्छे अच्छे हमारे धर्म के बारे में बोला जाएगा। ऐसा एक केंद्र हो जाए, ऐसा सुझाव जाए तो कुछ तो होगा, ऐसा मुझे लगता है। ओम, आपने तो शुरुआत कर दी और हर एक मन में दिया जला। ओम, प्रणाम। बहुत सुंदर और प्रस्ताव सुझाव हमारी प्रणाली बहन जी का। और इसी के बाद मैं चलती हूँ आगे। हीरालाल भैया का हैंड राइज है। हीरालाल भैया जी, आप आइए। जी ओम, पूरे सदन को नमन। आज के योगाचार्य जी को भी वंदन, बहुत अच्छे ढंग से योग कराया उन्होंने। और बहन जी के विद्वता को नमन, उनके ज्ञान को नमन। बहन जी, मेरा सवाल है, आज के समय में जो पथरी है, खासतौर से गॉल ब्लैडर की पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी आम समस्या होती जा रही है, चाहे बच्चा हो, युवा हो, बुजुर्ग हो। तो पहली बात तो जानना चाह रहा हूँ कि पथरी बनती क्यों है, और वो क्या आसानी से वो निकलती क्यों नहीं है, उसका बिना गॉल ब्लैडर निकाले और केवल पथरी जी निकल जाए, ऐसा सामान्य रूप में हो क्यों नहीं पाता है, उसके पीछे जी वजह क्या है? ओम। जी जी बताती हूँ। ऐसा है कि फिर वही बात है कि पथरी तो उसी कारण बनती है कि हमारे विरुद्ध आहार जो हम लेते हैं उसमें मिनरल्स का पाचन सही नहीं हो पाता। ओवर अधिक मात्रा में हमारे खनिज तत्व जो जाते हैं तो उसके कारण वो वहां पर कैल्शियम, फॉस्फेट, मैग्नीशियम, ये जो पदार्थ होते हैं ये पत्थर का रूप ले लेते हैं, पथरी का रूप ले लेते हैं। और फिर जैसे मैंने बताया था कि भाई लिवर ही पचाता है, तो लिवर के वो जो पाचक रस हैं वो प्रॉपर रूप में उन मिनरल्स को नहीं पचा पाते हैं, तो वहां पर वो एकत्र होने लगते हैं, वो छनते नहीं है। तो जब छनेगा नहीं मतलब ब्लड, क्या होता है कि ये सारी पदार्थ पोषक तत्व के रूप में रक्त में आते हैं। रक्त कहाँ जाता है? रक्त फिर जाता है किडनी में, और किडनी में वहां पर छनाई होती है। जैसे हम छानते हैं तो वहां किडनी में ग्लोमेरुलस नाम के छन्नी पदार्थ, छन्नी जैसे अवयव वो रचना होती है, उससे वो सब छनते हैं। तो जब ये ओवर हो जाते हैं तो वहां वो छनाई सही नहीं होती है और वो वापस से रक्त में आ जाते हैं, और रक्त में मिल जाने के कारण वो जम जाते हैं, पथरी का रूप, ना पच नहीं पाते तो पथरी का रूप ले लेते हैं। अब दो जगह पथरी होती है, एक तो गॉल ब्लैडर में, दूसरी आपका किडनी में या यूरेटर में, मतलब मूत्र नलिका में बनती है या किडनी में बनती है, फिर वो मूत्र नलिका में आ जाती है, यूरेटर में आ जाती है। तो गॉल ब्लैडर की पथरी, देखिए जो किडनी की पथरी है वो तो निकलना आसान है, वो तो होम्योपैथिक मेडिसिन उसके लिए बहुत अच्छी हैं, और उसके साथ साथ बहुत से ऐसे खान पीन के नियम हैं जिसके कारण किडनी की पथरी तो आसानी से निकाली जा सकती है। अब गॉल ब्लैडर की पथरी इसलिए नहीं निकलती क्योंकि गॉल ब्लैडर से अर्थात पित्ताशय से जो नली आती है, जो स्टमक में मिलती है, पेट में मिलती है, वो नली बहुत सक्रिय होती है, बहुत ही सक्रिय वो होती है। और वहां से अगर वो पथरी थोड़ी भी बड़ी हो गई तो वहां निकलने का उसके लिए रास्ता नहीं होता। अब डॉक्टर लोग रिस्क इसलिए नहीं लेते कि इनकेस वहां पे कुछ ऐसी मेडिसिन दी जाएगी जिससे उसका बहाव हो, तो वो अगर बिना टूटे निकलेगी तो वो नली में जाके फंस जाएगी, पित्ताशय की नली में जाके वो फंस जाएगी। उस समय फिर इमरजेंसी हो जाती है और उस समय तो फिर ऑपरेशन करना ही पड़ता है। हमारी होम्योपैथी में भी
बहुत रिसर्च इसमें चल रहे हैं। कुछ हमारे बहुत सीनियर डॉक्टर्स हैं होम्योपैथी में, जो जिन्होंने पित्त की मतलब आपके गॉल ब्लैडर की पथरी को तोड़ के टूट के और निकालने का प्रयत्न किया है। उसमें वो सफल भी हुए हैं, परंतु 100% नहीं हुए, ये निश्चित बात है। परंतु उसके ऊपर रिसर्च चल रहा है कि गॉल ब्लैडर की पथरी को चूरा कर दिया जाए, बारीक कर दिया जाए और फिर निकाला जाए। तो जब चूरा कर दिया जाएगा तो वो आसानी से निकल जाएगी। परंतु इसके ऊपर अभी 100% सफलता नहीं है। मतलब सारे पेशेंट्स को, मैं खुद नहीं रिस्क लेती इस बात के लिए, मैं खुद अपना बताती हूँ कि मैं, क्योंकि क्या होता है पेशेंट सही बात नहीं बताता, सही रिजल्ट नहीं देता, सही हमारी जो हमने जो कुछ नियम कानून बताए हैं उनको लेने के लिए वो नहीं फॉलो करता। तो फिर हम इसलिए, हाँ, किडनी की पथरी आसानी से निकल जाती है। वहां पर भी 2 प्रकार की होती है, कॉर्टेक्स और मेडुला। किडनी के 2 भाग होते हैं, ऐसे सेम के बीच के जो आकार करती है, तो बीच का भाग को मेडुला बोलते हैं और आसपास के भाग को कॉर्टेक्स। तो कॉर्टेक्स में यदि वो फंसी होती है तब उसका निकलना मुश्किल होता है, क्योंकि वो फंस जाती है मसल्स के बीच में। और मेडुला में अगर वो होती है तो वो बहाव में रहती है, वो आसानी से निकाल सकती है। तो ये कारण है। अच्छा, फिर जो आपने पूछा है कि भाई वर्तमान समय में ये ज्यादा केस आ रहे हैं, यही कारण खान पान का। सब कुछ जो कुछ बीमारियों का कारण है वो है आहार। तो जो हम ज्यादा तेलीय पदार्थ खा रहे हैं, ज्यादा जंक फूड जो खा रहे हैं, बच्चे जो जंक फूड खा रहे हैं, वो जंक फूड के कारण वो पाचन सही नहीं हो रहा है, लिवर काम नहीं कर रहा है और उसके कारण वहां पर पथरी बन रही है। और ये गॉल ब्लैडर की पथरी जो ज्यादा खतरनाक होती है, वहां पे तो किसी भी समय इमरजेंसी है। ये जरूर है कि जब तक उसकी साइज बड़ी नहीं हुई, अगर वो बारीक रूप में है और सिम्टम्स है, हाँ ये मैं बता दूं कि हम होम्योपैथी में अगर गॉल ब्लैडर की पथरी के पेशेंट आते हैं तो हम पहले उनका एक्सरे ले लेते हैं, सोनोग्राफी लेके पता कर लेते हैं कि भाई क्या साइज है। और जो सिम्टम्स हैं उनके, गैसेस बनना, एसिडिटी होना, कॉन्स्टिपेशन होना, तो ये सिम्टम्स को जब हम दूर करने की कोशिश करते हैं तो बहुत फायदा होता, बहुत सारे रिजल्ट मिलते हैं। कई दिनों तक उसमें आराम रहता है, वो बढ़ नहीं पाती है। अब डिपेंड करता है कि भाई वो समय पे आ जाए हमारे पास तो ठीक है, ऐसी बात। और कुछ आपका प्रश्न का समाधान हुआ या नहीं? जी, बहुत सुंदर। और अगला सवाल मैं लेती हूँ प्रदीप राज वर्मा जी। ओम चिलन को सादर प्रणाम। दीदी बहुत अच्छा मार्गदर्शन मिल रहा है। और मेरा सवाल ये था कि मैं के बात बताना चाह रहा था कि मेरे परिवार में एक 75 साल के व्यक्ति हैं। मैंने कभी भी उनको बीमार पड़ते नहीं देखा, किंतु उनकी एक आदत है, वो खाने के साथ पूरा 1 नींबू और साल में ज्यादातर आंवले का सेवन करते हैं। तो उसके कारण इतना ज्यादा अफेक्ट हो सकता है क्या कि वो कभी बीमार ही नहीं पड़े हैं? मैंने कभी भी नहीं देखा उनको, 75 से ऊपर ही है वो। बिल्कुल इसका हो क्या सकता कारण है। है? उनके आहार का नियम और ये जो 2 चीज है, नींबू और आंवला, अगर वो जिंदगी भर से ले रहे हैं तो निश्चित रूप से उनकी सारी सिस्टम ठीक रहती है। और जब अंदर के सब सिस्टम ठीक रहती है, पाचन संस्थान ठीक रहती है, जैसे बार बार बात उसी पे हो रही है कि पाचन संस्थान ठीक रहेगी तो कोई रोग नहीं होगा। और आंवला तो अमृत है ही, और नींबू भी अमृत है, ये निश्चित है। और ऐसे उदाहरण मेरे पास भी हैं। नींबू, हमारे भी परिचितों में एक दो महिलाएं हैं जो जिंदगी से नींबू खाने के बाद में, और नींबू तो उनके घर में ऐसा होता है जैसे पता नहीं मिठाई हो, तो इतना नींबू खाते हैं, उसके बाद उनको कोई रोग नहीं है। और मैं पर नींबू तो थोड़ा सा खट्टा होता है, इसके लिए नहीं सेहत के लिए नहीं अच्छा नहीं रहता है नहीं नींबू। नहीं नहीं, ऐसा ऐसा नहीं, नींबू खट्टा है परंतु सबके लिए अच्छा नहीं है, ऐसा नहीं है। कुछ ऐसे तासीर होती है कि किसी को नींबू सहन नहीं होता। नींबू ऊपर से खट्टा है, ऊपर से एसिडिक है, परंतु अंदर जाके वो अल्कलाइन हो जाता है, इसलिए नींबू लिया जाता है। अंदर जाके वो अल्कलाइन हो जाता है और वो फायदा करता है। कुछ प्रकृति है जिनको नींबू सूट नहीं होता, वो खास करके वात प्रकृति वालों को। तो जिनको सूट नहीं होता वो, उनके लिए वो फिर हितकारी नहीं है, वो ना ले। वही बात है ना, हित बुक, मतलब हमारे लिए क्या, ये नियम, यही इसीलिए तो कहा हम होम्योपैथी में भी इसीलिए इंडिविजुअलाइजेशन करते हैं। जो मैं कभी कोई पूछता है प्रश्न मेरे से तो मैं जैसे बता देती हूँ कि नहीं भाई आप पेशेंट से बात कराइए। मतलब आप सब अलग हैं, एक घर के 5 व्यक्ति भी डिफरेंट हैं, एक सा कोई भी नहीं है, इसलिए सबके लिए कुछ ना कुछ अलग होगा। ये कारण है कि हम इंडिविजुअल, कल भी भाई साहब ने जो लिवर का प्रश्न था कल भी, तो उसके लिए तो मैंने आज बताया ही है। और साथ में कल एक प्रश्न और था वो हाथ वाला,
अब प्रणाली दीदी का ही था शायद, उनकी बहन का हाथ में जो दर्द है, तो वो भी उनकी बात प्रकृति है कि कौन सी प्रकृति, इसलिए मैंने कहा था कि मेरी उनसे बात करा दीजिए, क्योंकि जो दर्द होते हैं ना वो भी 3 प्रकार के रहते हैं। मसल्स का दर्द होता है, हड्डियों का दर्द होता है और नाड़ियों का दर्द होता है। चलिए मैं फिर अभी डिटेल चले जाएंगे, आगे प्रश्न किसी के हों तो पूछेंगे। हाँ, आगे प्रश्न एक हमारे दिनेश भैया का ही है और उनका हैंड राइज है। मगर मैं एक बात बताती हूँ कि जब मैं अभी दीपावली के समय पर आहार की बात ही है, हमारा विषय आहार पर ही चल रहा है, तो मैं अभी अपने मायके आई हूँ और मेरे परिवार में 3 भाई है, 3 बहनें हैं। तो बहनों में तो मैं छोटी हूँ और मेरे ही 2 बच्चे आए हैं और एक बहन ही आई थी, दूसरी बहन नहीं आई थी। और यहाँ पर भाइयों के 2-2 बेटे। अब उन सारे बच्चे एक ही जगह पर हम बैठे और फरमाइश हुई थी भैया की हमारे कि सबके लिए आज हम बाहर से कुछ मंगवाए। तो सबने अपने ऑर्डर दिए कि किसी को पिज्जा खाना है, किसी को बर्गर खाना है, किसी को कुछ खाना है, किसी को पाव भाजी खाना है, ये सारे सबकी डिमांड हो गई। मगर जब वक्त आया मेरे दोनों बच्चों पर, तो मेरे दोनों बच्चों ने खुद कहा कि मामा हमें कुछ नहीं चाहिए। तो ये मैं वहां थी भी नहीं, मैंने सुना भी नहीं था, मगर फिर बाद में मेरे भैया ने कहा कि तुम्हारे लड़के जो है दोनों की मांग हुई कि हमें मामा कुछ नहीं चाहिए। तो ये क्या बात है नहीं तो हमारे बच्चे ने तो कोई कोई कुछ कुछ कहा, डोसा चाहिए हमें, ये चाहिए, मगर कुछ मिला किसी को कुछ नहीं। मगर ये बात चर्चा हुई।